सो सर, यहाँ पे फाइनेंस इंडस्ट्री में सीएफपी को लेके ये कोविड में क्या हुआ और इससे क्या फायदा हुआ? मालूम पड़ा कि यार मेरे पास एक इंश्योरेंस प्लानिंग होनी ज़रूरी थी। अच्छा, लोगों को ये भी मालूम पड़ा कि किसी की अगर डेथ हो गई तो उसके आगे उसके पास एक इनकम प्लान भी होना चाहिए आने के लिए। तो ये बताइए, ये जो सीएफपी का डेजिग्नेशन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आज के दिन में? सीएफपी एक एकमात्र ऐसी डिग्री है जो आपको हर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में टच करती है। ये सीएफपी जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का फ्यूचर कैसे शेप कर रहा है? इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 146 करोड़ के आसपास है। ओनली 3% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड। 78 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड का AUM है। बट दिस इज ओनली 31% ऑफ इंडियाज टोटल FD कलेक्शन। सो एक मिथ है कि सीएफपी करते हैं ना, सो जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो सीएफपी करते तो वो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस बंद कर देते। हाय, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम भुवनेश्वर पांडे है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ साची फिनेज एकेडमी। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू अवर शो माइंड योर मनी विथ हिमांशु। अब माइंड योर मनी विथ हिमांशु में भुवनेश्वर क्या कर रहे हैं? सो साची फिनेज एकेडमी एंड एडू फिनपैक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड हैव कोलैबोरेटेड एंड दे हैव स्टार्टेड एन ऑफलाइन सेंटर ट्रेनिंग फॉर सीएफपी इन बड़ौदा। सो हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है टू मीट द 32-year-old डायनेमिक लीडर जिन्होंने एज एन एजुकेटर अपनी एक फाइनेंस इंडस्ट्री में छाप छोड़ दी है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू एंड वेलकम मिस्टर हिमांशु मायने। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। थैंक यू। सर, आपने अपनी ये फाइनेंशियल जर्नी कैसे चालू की? सर, बचपन से ही पैसों में इंटरेस्ट था। तो पिकनिक गेम्स खेलना, मोनोपोली गेम्स खेलना या फिर कोई मनी कनेक्टेड मूवीज़ होती थी, वो देखना। ऐसे करते-करते बड़े हुए। फिर पाई डायग्राम्स बना के एक चार्ट प्रिपेयर करना फाइनेंशियल प्लान्स का, थोड़ा कुछ वो सीखने लगे। सीएनबीसी, ज़ी बिज़नेस थोड़ा देखना शुरू किया। फिर सोचा कि इसमें और आगे कैसे बढ़े, क्या कोर्स किया जाए? तो इतनी नॉलेज नहीं थी, तो फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर कुछ कोर्स सर्च किया, ग्रेजुएशन करने की शुरू की। उस दौरान मैं लोगों को पूछना शुरू किया, सीनियर्स को पूछना शुरू किया कि भाई इसमें अगर प्रोफ़ेशन बनाना है, तो क्या सही तरीका है आगे जाने के लिए? तो उस दौरान सीएफपी के बारे में मालूम पड़ा। सीएफपी के अंदर उतरे तभी बहुत अनश्योर था कि ये करियर मुझे कहाँ लेके जाएगा। बट आई थिंक सही जगह पे ही लेके आ गया है। एंड ब बस सर इसी तरीके से पूरी जर्नी रही है। तो पैशन हमेशा रहा है एंड आई ट्रूली बिलीव कि जिसमें पैशन है उसी में करियर करना चाहिए हमें। तो सर, आपने कौन से एज पे और यानी बिफोर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन कब किया था सीएफपी आपने? सर मैंने अराउंड 2015, 2016 के आसपास सीएफपी किया। उस दौरान में सब एमबीए की तरफ ही भागते हैं, तो मैं भी उसी तरफ ज़्यादा भाग रहा था। बट मुझे ऐसा था कि शायद मुझे एमबीए करके वो करियर ना मिल पाए एंड आई वाज़ सर्चिंग फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ग्रेट। सो मैंने कुछ सीनियर से बात की वेल्थ मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में, उन्होंने मुझे बताया कि सीएफपी करके आप ऑन पॉइंट वही जगह पे पहुँच सकते हो जो आप सोच रहे हो। ओके। तो सीएफपी किया एंड आई थिंक सर जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई। ग्रेट। तो सर, आपने कब डिसाइड किया कि आप ये जो अपना सीएफपी का नॉलेज है, वो आप बाकी लोगों को देंगे? सर जब मैं जॉब कर रहा था, जेएम फाइनेंशियल में मेरी जब जॉब लगी स्टार्टिंग में बहुत इनिशियल डेज़ पे, तो बहुत नवा-नवा था, बहुत एक्साइटेड था एंड मुझे लगा कि यार जो चीज़ हमने पढ़ाई की है वही चीज़ एक्चुअली में होने वाली है। बट जब शुरू किया मैंने ऐसा देखा कि मिस सेलिंग भी काफ़ी है। लोगों को एडुकेट नॉलेज नहीं है एंड लोग बस न्यूज़पेपर देख के या टीवी पे कुछ 2-3 लाइन सुन के वही चीज़ को इलैबोरेट करके बोले जा रहे हैं। एंड ये भी मैंने नोटिस किया कि सब लोग इन्वेस्टमेंट के टॉपिक्स पे ही बात कर रहे हैं। कोई एक होलिस्टिक प्लान बनाने को नहीं देख रहा है, ना कोई रिस्क प्लानिंग के बारे में बात कर रहा है, ना कोई टैक्सेशन के बारे में। अच्छा, एस्टेट प्लानिंग के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा है। वो तो तब मैंने सोचा कि यार आई थिंक बराबर नॉलेज लेके इसको कन्वर्सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब मेरी कंपनी में मैं मुझे टास्क मिला डील करने का विद द क्लाइंट्स, जब वो पूछते थे मुझे कि ये सही है, गलत है, इसमें क्या हो सकता है? तब मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं उसको डायरेक्टली ऐसे ही नहीं बोलूँगा क्या है क्या नहीं, आई विल गिव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उनकी पूरी प्लानिंग करूँगा। एंड सर वही था कि एक जो पैशन था अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, उस पैशन के अंदर फिर हम जर्नी शुरू हो गई सर। तो सर ये बताइए, ये जो सीएफपी का डेज़िग्नेशन है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है आज के दिन में?
सर सीएफपी डेज़िग्नेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइज़र, जस्ट अ कंसल्टेंट इसके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न है, पूरे ही इंडस्ट्री के अंदर। सीएफपी एकमात्र ऐसी डिग्री है, जो आपको हर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में टच करती है। चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, टैक्स प्लानिंग हो, रिस्क एनालिसिस हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो, एक प्रॉपर 50 पेज का पीडीएफ और एक्सेल बेस्ड एक होलिस्टिक प्लान बनाने का जो तरीका होता है, वो सर कोई और डिग्री के अंदर नहीं है, कोई और डिग्री सिखा भी नहीं रही है। ना कॉलेज में सिखाया जा रहा है, ना कोई और डिग्री सिखा रही है। सीएफपी एकमात्र डिग्री है जो ये चीज़ सिखाती है। सीएफपी का इम्पोर्टेंस बहुत है इंडस्ट्री के अंदर। सीएफपी का जो टैग यहाँ पे लगता है, लोगों को एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। एंड आई थिंक सर जैसे कि लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वी आर नोन एज़ फाइनेंशियल डॉक्टर्स। तो एक वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है जो सालों-साल तक टिका रहता है। ग्रेट, बहुत अच्छा। सर एक ऐसे ही दिमाग में बात आ रही थी कि ये जो कोविड आया, जी। कोविड के दौरान ना कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लीजिए आप, सब डिसरप्ट हो गए। कुछ ना कुछ इतना भारी चेंज आया कि पता ही नहीं चला इससे पहले वो इंडस्ट्री में क्या होता था, वो सुंदर ऐसा हो गया। सो सर यहाँ पे फाइनेंस इंडस्ट्री में सीएफपी को लेके ये कोविड में क्या हुआ और इससे क्या फ़ायदा हुआ सीएफपी को? इसके बारे में? सर कोविड ने पूरी दुनिया हिला दी थी एंड मैं बोलूँगा सीएफपी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशन की भी दुनिया हिली बट इन अ गुड वे। वो हुआ ऐसे सर कि जब ही लॉकडाउन हुआ एंड लोगों को समझ में आया कि यार जॉब्स नहीं है, जॉब्स जा रही है, सैलरीज़ आधी मिल रही है, रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं, ईएमआईज़ चालू है एंड ईएमआईज़ भी सर लाख-लाख रुपए की ईएमआईज़ है। तब लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज़ लिक्विड फंड्स, इमरजेंसी प्लानिंग, इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस, जब मेडिकल बिल्स बहुत बढ़े आने लगे, जब सिर्फ़ एम्बुलेंसेस घूमती थी रोड पे, तब लोगों को मालूम पड़ा कि यार मेरे पास एक इंश्योरेंस प्लानिंग होनी ज़रूरी थी। अच्छा लोगों को ये भी मालूम पड़ा कि किसी की अगर डेथ हो गई, तो उसके आगे उसके पास एक इनकम प्लान भी होना चाहिए आने के लिए। टैक्सेशन तो चलो ठीक है, एक एक पार्ट था ही, बट एस्टेट प्लानिंग भी बहुत वो टाइम पे लोगों की नज़र में आया। एंड आई थिंक सर आपको भी बीइंग इन द सेम प्रोफेशन आपको भी काफ़ी ये चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ होगा। सही है सर, मीन्स मैंने भी देखा कि कोविड के दौरान ना लोगों को 2 चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस पता था। एक तो जब कुछ नहीं है तो क्या मेरे पास पैसे हैं क्या? जी, दूसरा जब कुछ नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो क्या मेरे पास एक सेकंड इनकम है क्या? करेक्ट, करेक्ट। सो वो चीज़ जो है ना, मेरे ख्याल से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल प्लानिंग और ऐसी प्लानिंग जो आपको पैसा दे, हुँ, करेक्ट। ले तो रहा ही है इनिशियली, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे दे, दे वो बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रेट सर। सर आप ये बताइए, ये सीएफपी जो है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग का फ्यूचर कैसे शेप कर रहा है? सर मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 146 करोड़ के आसपास है। एक रीसेंट आर्टिकल आया था एक बहुत ही पॉपुलर मिंट मनी पेपर के अंदर, जिसमें ऐसा पब्लिश हुआ था, नहीं बहुत रीसेंट आर्टिकल है कि ओनली 3% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड्स, क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 3%। सर 78 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड का एयूएम है, ओह! बट दिस इज़ ओनली 31% ऑफ इंडियाज़ टोटल एफडी कलेक्शन। दूसरा, अगर आप डीमैट अकाउंट्स देखेंगे, तो सिर्फ 12% लोगों का डीमैट अकाउंट्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें से आधे तो यूज़ भी नहीं हो रहे और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बहुत कम है। वो दिन चले गए सर जब लोग पैसे कमा के किसी बैंकर को कॉल करते थे कि मैं पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। हाँ, अब वो चाहते हैं कि यार मेरे पास एक फाइनेंशियल डॉक्टर हो, जो कि मेरी पूरी लाइफ प्लानिंग करे, मेरे बच्चों के एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, वैकेशन हर एक एस्पेक्ट को टच करे। एक पूरा एक्सेल बना के दे मुझे 50 सालों के लिए। तो सर इतना पॉपुलेशन है, इतना पैसा है, इतना जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है अपनी इंडिया की। तो आई थिंक सर जो सबसे बड़ा प्रोफ़ेशन है यहाँ पे आज के डेट में एंड आई थिंक आने वाले सालों में तो ये चीज़ कंपल्सरी होने वाली है, देख रहा हूँ मैं जैसे। सीएफपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिग्रीज़ इन द डेज़ टू कम सर। ग्रेट सर। सर दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि जनरली सीएफपी की जब बात करते हैं, तो हम लोग खाली म्यूचुअल फंड और यही सब बात करते हैं। जी। लेकिन कभी एक मिथ्स है, मैं मीन्स आई हैव स्पेंट माय लाइफ इन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो एक मिथ है कि सीएफपी करते हैं ना, सो जो लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस कर रहे हैं, अगर वो सीएफपी करते तो वो लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस बंद कर देते। सर ये एक्चुअली बहुत बड़ा मिथ है।
एंड ये काफ़ी लोग बोलते भी हैं। बट सर सीएफपी में ना 4 लेवल्स होते हैं। हाँ, पहला लेवल का नाम है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट, ओके। दूसरे लेवल का नाम है रिस्क एंड एस्टेट प्लानिंग स्पेशलिस्ट, हाँ, रिस्क का रिस्क आ गया वहाँ पे। हुँ, थर्ड है रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग स्पेशलिस्ट, जहाँ ओके। पे रिटायरमेंट आ गया, एंड द फोर्थ है जो फाइनल लेवल है। सर पहले के 3 में से 2 लेवल्स रिटायरमेंट एंड रिस्क जो कि इंश्योरेंस का ही पार्ट हो गया। आई थिंक इंश्योरेंस प्लानर्स ये 2 वर्ड्स में डील करते हैं पूरी लाइफ लॉन्ग, यस, यस। एंड यही 2 वर्ड्स के अंदर ये कोर्स भी है। तो सर आप ही बताइए कि इंश्योरेंस बिज़नेस कैसे खाएगा फिर? उल्टा मेरे को लगता है कि जिसके पास भी जाएँगे, वो ट्रस्टफुली सही ढंग से प्लानिंग माँगेगा आपसे कि मुझे सही ढंग में बताओ कि कैसे रिटायरमेंट प्लान करूँ और कैसे इंश्योरेंस प्लान करूँ। सही बात है और जैसा आपने बताया कि टैक्सेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन फाइनेंशियल प्लानिंग। करेक्ट सर। सो इंश्योरेंस में तो सेक्शन 1010 डी है, इट गिव्स अ ह्यूज टैक्स बेनिफिट। करेक्ट। तो डेफिनिटली जब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये टैक्सेशन का पार्ट तो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बहुत सर, बहुत। ग्रेट सर। सर, दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक लिटरेसी और एक एजुकेशन में फ़र्क होता है। जी। सो ये जो सीएफपी है सर, हाउ इट विल ब्रिज द गैप between of how it will bridge the gap in the Indian financial literacy age? सर आपने बिल्कुल करेक्ट बोला, लिटरेसी एंड नॉलेज 2 अलग चीज़ हो जाती है। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो इंडिया का लिटरेसी रेट हाई है। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो वो 27% है। अब ये 27% भी वो लोग हैं जिनको सिर्फ़ एक चेक भरने आता है या एटीएम कार्ड यूज़ करने आता है। ओके, उसको भी फाइनेंशियल लिटरेसी में उसको इस उसमें गिना जाता है। चलो। एंड अगर मैं बात करूँ कि भई उससे बढ़कर थोड़ी कुछ और प्लानिंग, बेसिक टैक्सेशन प्लानिंग ले लो या इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, या तक कि बेसिक इन्फ्लेशन सर, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महँगाई जिसको बोलते हैं हम लोग, तो किसी को कुछ पता नहीं है, अगर वो लिटरेसी की बात करूँ तो बहुत कम है। तो सर सीएफपी वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आने वाले टाइम के अंदर ऐसा होगा कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ बात करने के लिए, एक जनरल कुछ बुखार भी हुआ तो, उसी प्रकार से लोग बेसिक फाइनेंस बात करने के लिए सीएफपी के पास ही आएँगे। बिकॉज़ वो ट्रस्ट रखता है ये डिग्री, बिकॉज़ सीएफपी एक ग्लोबल डिग्री है, जो कि आपको एक पावर देता है फाइनेंशियल नॉलेज डिलीवर करने के लिए। ग्रेट। सर अब हम एडुफिनपैक की बात करते हैं। जी। सो हाउ इज एडुफिनपैक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ सीएफपी प्रोफेशनल्स? अच्छा, इससे पहले आप जवाब दें उससे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ बिकॉज़ रिसेंटली एडुफिनपैक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड इज़ नाउ अ प्रीमियम एजुकेटर। थैंक यू सर। सो थैंक यू सर। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सर। आई थिंक वो सपना देखा था हमने कि वो लेवल पे आए, एंड बस आँख बंद करके एकदम ऐसे लगे रहे वो सपने की तरफ। सर एडिफिनपैक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली एक नॉलेज एंड ट्रेनिंग कंपनी है, जो कि हेल्प करता है कंपनीज़ को एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ट्रेन होने के लिए इन एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। ओके। हम डिफरेंट कैसे हैं, हम क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? सर सीएफपी सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, ओह! पूरे इंडिया में, ओनली सीएफपी। ओनली सीएफपी। ग्रेट। जो जितने भी लोग हैं जो पढ़ाते हैं, दे आर टेक्निकली ट्रेनिंग मेनी थिंग्स, मेनी कोर्सेज़, बट हमारा कन्विक्शन सिर्फ और सिर्फ सीएफपी के ऊपर है। ओके। तो जब हम एक ही चीज़ पे बहुत कन्विक्टेड रहते हैं, तो हम उसमें मास्टर बन जाते हैं। सही बात है सर। सो हम हर सब्जेक्ट नॉलेज पे इम्प्रोवाइज़ करते हैं, नोट्स अच्छे बनाते हैं, नोट्स को रिव्यू भी करते हैं, फाइनेंशियल प्लान्स को रिव्यू करते हैं, टीम अच्छी बनाते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, एंड जो भी एग्ज़ाम देता है हम उनको भी पूछते हैं कि क्या डिफ़िकल्टी आया। तो हम लोग बहुत सारे इम्प्रोवेशंस भी करते हैं विदिन आवर एजुकेशन सिस्टम भी, बोर्ड के टच में रहते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। तो सर ये सब चीज़ें कोई और नहीं करता है, एंड वहाँ पे एडिफिनपैक बहुत स्टैंड आउट होता है। एंड सर अगर आप जाके गूगल पे रिव्यूज़ देखेंगे, तो लगभग 1500 रिव्यूज़ है गूगल पे। आज तक हमने किसी को पे भी नहीं किया है एसईओ को वो चीज़ लाने के लिए। लोग खुश हैं नहीं हमसे, नहीं तो ज़्यादा होता। नहीं तो ज़्यादा हो जाते हैं। लोग खुश हैं, एंड इसके लिए ये बस कारवां चलते जा रहा है सर। नहीं, ग्रेट सर, आपने सही बताया मीन्स देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने देखा है सर, कि मैं बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए जा रहा होता हूँ और मैं जब कोई एक कोर्स के बारे में पूछता हूँ, जो सामने वाले को समझ में आता है कि यार ये थोड़ा-सा इसमें हिल रहा है, इसको ये भी पढ़ा दे। करेक्ट।
सो ये आपका सही है कि इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। करेक्ट। जैसे कि आप आ रहे हैं तो अच्छा वो स्टॉप जो है वो एक ही चीज़ का है। बिल्कुल, ये इट इज़ नॉट कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। करेक्ट, आपके यहाँ पे आएगा कोई, उसे सीएफपी पढ़ना है तो ही आएगा करेक्ट। और आप भी उसको सीएफपी पढ़ के उसको आगे बढ़ना है तो ही आप लेंगे। सर मैं और चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हर एरिया के हैं, एमएफडीज़ है बहुत ज़्यादा, यस। जिनका एयूएम बहुत कम है, जिनका एयूएम बहुत ज़्यादा भी है। 5 करोड़ वाले एयूएम वाले भी है, 200-300 करोड़ वाले एयूएम एयूएम वाले भी है, 700 करोड़ एयूएम वाले भी है। और स्टूडेंट्स भी है जो लोग चाहते हैं कि अच्छी जॉब लगे बिकॉज़ हमारा इन हाउस प्लेसमेंट सेल है, जो कि हेल्प करता है उनको प्लेसमेंट्स के लिए भी। आई वाज़ कमिंग टू दैट सर, यस। कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी बोला सबको ऐसा लग रहा है सीएफपी इज़ यानी कोर्स जो एक एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस को करना चाहिए या इंडिविजुअल को या उसके एम्प्लॉइज़ को एक एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस करवाए। मैं सर ये स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट करेगा? सर इसका जो पोर्शन है ना वो है 70-30 वे में डिस्ट्रीब्यूटेड। 70 इज़ अ ग्लोबल पोर्शन, 30 इज़ द इंडियन पोर्शन। पहली बात तो ये रेगुलेटेड है एंड वॉच्ड आउट है बाय आवर इंडस्ट्री रेगुलेटर्स। ओके। सो पीएफआरडीए, आईआरडीए, एम्फी, सेबी, इनके शब्द आपको वो टेक्स्ट बुक्स में दिख जाएँगे बहुत ज़्यादा। हाँ, सही है। तो वो एक थोड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है। एग्ज़ाम्स इसका एनएसई पर होता है, हुँ, फाइनेंस के सारे रेगुलेट सारे रेगुलेटर्स। का हाथ है इस पे। बिल्कुल सर। एनएसई पर एग्ज़ाम होने से एक को ट्रस्ट आता है कि भाई पैन इंडिया में काम कर सकता हूँ। दूसरा सर सीएफपी ग्लोबल है, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, सीएफपी उनको वहाँ पहुँचा सकता है। अच्छा सर हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लोग यूएस से, जर्मनी से जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं हमसे। मैं आपको एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा, एक बार मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था आउट ऑफ इंडिया, मेरे बाजू में एक पर्सन बैठे थे जो कोई और कंट्री के थे एंड उन्होंने मेरे को खुद ही ये चीज़ बोली कि यार यू आर अ सीएफ, मैंने टैग पहना हुआ था। हाँ, तो आप अच्छा आप सीएफपी हो, आई आल्सो हैव अ सीएफपी एट माय प्लेस। ओह! तो सर वो एक ऐसा है कि ये ग्लोबल चीज़ है। तो जितने भी स्टूडेंट सर आ रहे हैं, एक तो इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, इतनी कंपनीज़ है इंडिया के अंदर, आज के डेट में तो आप देखोगे ब्लैक रॉक भी इंडिया के अंदर आ चुका है एंड लोगों को बाहर जाना भी पसंद है, ठीक है? तो आई थिंक सीएफपी एक ऐसा करियर चॉइस है, जो वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग को लिंक करते हुए एक लाइफ टाइम करियर सिक्योरिटी दे सकता है। ग्रेट सर। सर सीएफपी यानी मैं 12th के बाद कर सकता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद कर सकता हूँ। व्हेन शुड आई स्टार्ट माय सीएफपी कोर्स? सर 12th के बाद कर सकते हैं। ओके। वैसे तो मेरे पास 1-2 इंक्वायरी ऐसी भी आई है कि मेरा बच्चा 10th पास कर गया है, उसको आप पढ़ा दो, एग्ज़ाम 12th के बाद दे देना। तो लोग वैसे भी हैं। जो यंगेस्ट स्टूडेंट है वो मेरा 67 इयर्स ओल्ड है ओह! एंड जो ओल्डेस्ट बोलूँगा तो वो 12th पास है। अच्छा। सो कोई लिमिट नहीं है सर। हर एज में लोग जुड़ते हैं, हर एक का अपना-अपना व्यू पॉइंट होता है। बट सर 12th के बाद एक सही तरीका होगा कि उसको अगर जर्नी में एंटर होना है फॉर स्टूडेंट सेक्टर एंड अगर मैं एमएफडीज़ एंड ब्रोकर्स की बात करूँ तो देयर इज़ नो लिमिट। कोई अगर फ्रेशर बिज़नेस के अंदर एंटर हो रहा है, ब्रोकिंग बिज़नेस के अंदर, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ओके, एंड अगर कोई एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, उसके लिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ ही विल गेट एन अपॉर्च्युनिटी टू कैटर एनआरआईज़ एंड एचएनआईज़ मोर। ओके, येस सर। डन, डन। दूसरा जस्ट बातों-बातों में मुझे बीइंग फ्रॉम द इंश्योरेंस इंडस्ट्री मीन्स मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सीएफपी हम लेवल तक पहुँचा नहीं। सो हम तक अगर सीएफपी आ जाता, बात हो जाती क्योंकि इसका बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट आता है? क्योंकि आज एक लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइज़र सीएफपी नहीं कर रहा है और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीएफपी करना चाहता है। सो अपॉर्च्युनिटी तो दोनों के पास है, दोनों वही कस्टमर के पास जाके बैठ रहे हैं। तो हाउ इट विल हेल्प अक्रॉस ऑल पीपल हू आर इंटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सो सीएफपी उनको कैसे हेल्प करेगा? सर एक इंश्योरेंस एजेंट बोलो या इंश्योरेंस कंसल्टेंट बोलो, जब वो किसी क्लाइंट को अप्रोच करता है तो ही टेक्निकली थिंक्स कि कौन-सा प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा हो सकता है। एंड वो उसको लगता है कि यार मैं अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में उतर गया तो मैं प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात करूँगा। हालाँकि टू बी वेरी फ्रैंक सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी सारे लोग अभी सीएफपी करने को देख रहे हैं, कर भी रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। इट्स वेरी बट मैं बात करता हूँ जिन लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक डर है कि प्लानिंग की तरफ उतरेंगे तो ये कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात कैसे करेंगे? बट ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी क्लाइंट के सामने बैठा हूँ, अगर मैं उसको ये बता पाऊँ कि आप अंडर इंश्योर्ड हो या ओवर इंश्योर्ड हो। अगर मैं उसको ये बता पाऊँ कि आपके कौन से एज में कितने पैसे आपको मिल सकते हैं एंड वो पैसे को यूटिलाइज़ करके आप कौन-सा गोल पूरा कर सकते हो
और ये सिर्फ मात्र बताऊँ नहीं, मैं उसको एक प्रॉपर्ली होलिस्टिक व्यू पेश करूँ एक एक्सेल के अंदर, एक पीडीएफ के अंदर, तो आई थिंक सर इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए तो बेस्ट चीज़ हो जाएगी। बिकॉज़ वो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट सामने वाला क्लाइंट उस पे ट्रस्ट तो करेगा ही, हो सकता है और रेफरेंसेस भी दे दे कि यार ये एकदम सही चीज़ में जा रहा है। एंड सर उल्टा इन्वेस्टमेंट तो करे ही करे, बट साइमल्टेनियसली नॉलेज भी गेन करे। ग्रेट सर। ये सर। सर यानी एनी सक्सेस स्टोरी जो आपको ऐसा लगा कि वाओ दिस इज समथिंग व्हिच विल एनकरेज, जब आप ये चीज किसी को शेयर करेंगे इट विल एनकरेज जनरेशंस, तो ऐसा कुछ सक्सेस स्टोरी जिसमें सीएफपी ने कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया हो एक इंडिविजुअल की लाइफ? सर मैं 2 स्टोरी शेयर करूँगा, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एक एमएफडी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। पहले स्टूडेंट की बात करता हूँ, तो एक स्टूडेंट थे जिनके जो डैड थे, ही वाज़ अ बस ड्राइवर। सो ही वांटेड कि चलो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो कुछ ऐसी कोर्स की जाए जो सही भी हो एंड कम पैसे भी लगे। सिंस इसकी फीस भी बहुत नॉमिनल है, काफ़ी नॉमिनल फीस है, तो ये अफोर्डेबल चीज़ है। उन्होंने ऐसा सपना देखा, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को मुझे कराना है। तो शुरू किया जर्नी, उनकी बेटी ने सीएफपी पास आउट किया। सर वो आज के डेट में आयरलैंड में काम कर रहे हैं क्या बात है। एंड वहाँ तक पहुँच गई है वो। दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज़ एज़ अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर मैं किसी क्लाइंट की बात करूँ, तो सर एक क्लाइंट थे जिन्होंने वीआरएस लेके कंपनी से निकले थे एंड आके बस बोले कि इतना ही पैसा है, इसमें रिटायरमेंट भी करना है, थोड़ा वैकेशन भी हो जाए, काम बहुत कर लिया, 2 बच्चियाँ हैं, उनकी शादी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है एंड बस ज़िंदगी बराबर निकल जाए। सर ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, करीबन 50 टू 53 के एज के थे ये सिर्फ़। सर सीएफपी नॉर्मल कोई होता तो शायद उसको सिर्फ़ एक आधा कुछ प्रोडक्ट एडवाइस कर देता। एग्रीड। बट सीएफपी के वजह से उनको एक सर प्रॉपर प्लान मिला कि सर कौन से एज में इन्फ्लेशन कितना लगेगा, तो आपकी महंगाई कितनी होगी, कितना पैसा आपको आएगा, आपका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर बराबर है कि नहीं, उसमें क्या अल्टरेशंस कर सकते हैं। अच्छा, आपको जॉब छोड़ने के बाद में टैक्सेशन कितना लगेगा। कई सारे नॉलेज जैसे होती है कि पीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, इंश्योरेंस के एन्युटी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। ये सब के बारे में नॉलेज देना। उसके बाद में फिर आपको वैकेशन प्लान करना, बच्चियों की शादी, एजुकेशन के लिए प्लान करना और ऐसा प्लानिंग करना। तो ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है, इनकी प्लानिंग सर 85 इयर्स तक हो चुकी है क्या बात है। एंड ये लास्ट 5 साल से इनका जर्नी चालू है। एंड लेट मी टेल यू सर, रिसेंटली मैं उनका पोस्ट देख रहा था, आउट ऑफ इंडिया दुबई में भी थे वो। तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी वो प्लानिंग की वजह से ये हर साल वैकेशन भी जा रहे हैं एंड खुश है लाइफ के अंदर। एग्रीड। आई थिंक सर सीएफपी नहीं होता यहाँ पे, तो शायद वो काम कर रहे होते या एक नॉर्मल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करके बैठ चुके होते। यार एग्रीड। चलिए अच्छा है, मीन्स मैं मुझे भी ऐसा कई बार लगता है, मीन्स यस अंडर यू यस। इवन आई एम डूइंग माय सीएफपी, सो मेरे भी थॉट प्रोसेस में काफी चेंज आया है, जी सर। क्योंकि इट इज ऑल अबाउट गिविंग। ज़रूर गिविंग। सो जब मैं पूरे ये जो मेरा 6-7 महीने का जो जर्नी हुआ है आपके साथ, इसमें मैं समझा कि मुझे एक समय पे पैसा लेना है, लेकिन एक समय के बाद देना भी है, देना भी है। और जितने समय ले रहा हूँ उससे 2 गुना टाइम मुझे देना भी है। करेक्ट, करेक्ट, सो ये जो एक ज़िम्मेदारी आती है हम पे करेक्ट। कि फाइनेंशियल प्लान देने में भी है, देने में भी खाली लेने में नहीं है। करेक्ट सर, इट्स अ सोशल कॉज़ आल्सो। यस, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये कौन चीज़ समझ में आया सर, 10,000 से भी प्लानिंग चालू हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है सर। सर लोग 2000 की एसआईपी भी कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। इंडियन मार्केट्स ने कंसिस्टेंटली 14, 50, 15% रिटर्न्स दिया है। सर बेसिक एक बात करूँ, जैसे एफडी भी हो जाती है। एफडी में भी अगर आपको एक 5-7% मिल रहा है, तो बचा हुआ इन्फ्लेशन निकाल लेता है। सो ऐसे सर छोटी-छोटी बहुत बातें हैं। तो आई थिंक वो नॉलेज सर सीएफपी के अंदर है। ग्रेट सर। So sir, with this, we thank you for joining us थैंक यू सर। in this आपका जर्नी माइंड योर मनी विथ हिमांशु, थैंक यू सर। and sir, cheers, चीयर्स। and thank you very much for coming. थैंक यू सर। We'll wait for your next episode. थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी। थैंक